अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। पाकिस्तानी अवाम पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को बहुत मिस करती है। अवाम सोचती है काश आज ऑपोजिशन वाले इमरान खान होते तो बेरोज़गारी ना होती, बिजली के नरखों में तारीखी इजाफा न होता। काश ऑपोजिशन वाले इमरान खान होते तो महंगाई ना होती, करप्शन न होती, चीनी चोरी होती ना 100 का हिस्सा अबूर करती, आटा गायब ना होता। काश आज ऑपोजिशन वाले इमरान खान होते तो लूटी हुई दौलत वापस आ चुकी होती। काश ऑपोजिशन वाले इमरान खान होते तो ना हुक्मरान करप्शन करता, ना आपके ऊपर टैक्स लगाता, ना उसकी चोरी की कीमत आप महंगाई के जरिए अदा करते। काश ऑपोजिशन वाले इमरान खान होते तो हुक्मरान खुदकुशी करते, IMF के पास न जाते, मुल्क IMF की इमदाद में जकड़ा हुआ न होता, डबल कर्जों के बोझ में डूबा हुआ न होता। काश ऑपोजिशन वाले इमरान खान होते तो चोर हुक्मरानों को बेनकाब करते, आवाम को रिलीफ मिल जाता। काश ऑपोजिशन वाले इमरान खान होते तो न डॉलर की कीमत बढ़ती, न हुक्मरान चोर होते, मुल्क चलाना कोई रॉकेट साइंस न होती। काश ऑपोजिशन वाले इमरान खान होते तो पेट्रोल 60 का मिलता, अपना मार्जिन कम रखते। काश ऑपोजिशन वाले इमरान खान होते तो 2019 में पेट्रोल 113 रुपये फी लीटर से भी ऊपर न चला जाता। काश ऑपोजिशन वाले इमरान खान होते तो 2 महीनों में छठी बार कीमतें 16 रुपये तक बढ़ाने की समरियां ना आ रही होती। काश ऑपोजिशन वाले इमरान खान होते तो आवाम घबरा ना रहे होते। काश ऑपोजिशन वाले इमरान खान होते तो वजीर आजम को ये कहने की जुर्रत ना होती कि फ़िलहाल आवाम को रिलीफ देने के वसाइल नहीं है, जब ख़जाना भर जाएगा फिर इस बारे में सोचेंगे, या ये कि सुकून सिर्फ कब्र में होता है। वो इमरान खान होता तो उसे सब पता होता। वाकई ऑपोजिशन वाला इमरान खान ठंडी हवा सा था। वो कहाँ गया, उसे ढूंढो। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछा कि 16 फरवरी उनकी लास्ट डेट है, इसको रिन्यू करना है या नहीं करना। उसने कहा नहीं करना। 16 फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे, पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे। उनका पासपोर्ट खत्म होगा, एक्सपायर हो जाएगा, वो इलीगल इमिग्रेंट हो जाएंगे। इमिग्रेशन कवानीन के मुताबिक इलीगल इमिग्रेंट ये इंग्लैंड है, जहां पे हर इलीगल इमिग्रेंट को वापस जाना पड़ेगा। इनको ऐसी बातें करते हुए ना शर्म आनी चाहिए। मुल्क मेरा है, पाकिस्तान मेरा है, पासपोर्ट के ये मालिक। पासपोर्ट की क्या हैसियत है, लेकिन जब नवाज शरीफ को इंशाल्लाह मुल्क आना होगा, आएगा, हम देखते हैं कौन रोकता है इसको आने से। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। सिर्फ 5 घंटे बाद नवाज शरीफ बेवतन हो जाएंगे, क्योंकि कल 16 फरवरी है। हुकूमती दावों के मुताबिक नवाज शरीफ का पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा। बाबर आवान तो ये भी कह चुके हैं कि पासपोर्ट मनसूखी के बाद उनका बरतानिया में रहना गैर कानूनी हो जाएगा। अगर ऐसा है तो नवाज शरीफ के पास क्या ऑप्शंस होंगे, और क्या बगैर पासपोर्ट उनका लंदन में मजीद रहना मुहाल हो जाएगा? कानूनी माहिरीन के मुताबिक पासपोर्ट मनसूखी के बाद भी नवाज शरीफ के लिए लंदन में रहना कोई मुश्किल काम नहीं है। उन्हें ILR इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के जरिए रियायत मिल सकती है। बरतानवी हुकूमत नवाज शरीफ को बगैर पासपोर्ट भी 1 से 10 साल तक क़याम की इजाज़त दे सकती है और इस पर तौसी भी कर सकती है। ये अगर पासपोर्ट एक्सपायर हो जाए किसी का, तो जाहिर है कि वो रिन्यूअल के लिए देता है, और रिन्यूअल जो है वो गवर्नमेंट है करती है, और अगर वो न करे तो उस सूरत में वो स्टेटलेस हो जाते हैं। तो फिर वो उस मुल्क में जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर वो दरख्वास्त दे सकते हैं कि वो स्टेटलेस हो गए हैं, उनको परमिशन दी जाए रहने की। ब्रिटिश लॉ के अंदर ये मौजूद है कि अगर कोई स्टेटलेस हो जाए तो उसको परमिशन देते हैं फॉर एक्सटेंडेड स्टे ऑटोमेटिकली मिल जाता है। रिन्यूअली 1 साल के बाद आपको रिन्यू कराना पड़ता है। 10 साल के लिए देंगे, मगर आपको 1 साल के बाद उसको वो कराना पड़ता है। तो इस तरह से जो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन जिसको हम कहते हैं, या पॉलिटिकली नोन पर्सन, तो उनके लिए तो फिर वो सूरत हाल जो है वो बदल भी सकती है। वो तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो वो तो अगर उनको ये इख्तियार है तो वो जहाँ भी चाहें वो उसको इस्तेमाल करके किसी भी शख्स को वो दे सकते हैं वीज़ा। इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के जरिए उनको रियायत मिल सकती है। इसके अलावा नाज़रीन, कोरोना के वबाई हालात में उन्हें 6 से 12 माह तक का वीज़ा जारी भी किया जा सकता है। इलाज की गर्ज से पासपोर्ट की गैर मौजूदगी में भी बरतानिया में क़याम तवील करने की इजाज़त मिल सकती है, लेकिन इसके लिए ठोस मेडिकल शवाहिद पेश करना होंगे। इसके अलावा अजाइलम सियासी पनाह का ऑप्शन बाकी बचता है। उसका प्रोसेस क्या होगा और क्या उससे उन्हें सियासी नुकसान पहुँचेगा, इस पर माहिरीन क्या कहते हैं, ये भी सुनिए। जी, असाइलम के लिए लॉ उनका मौजूद है, जिसके अंदर के अगर किसी के साथ ज्यादती हुई हो, कोई अगर पॉलिटिकली विक्टिमाइज्ड हो, अगर कोई ऐसा इशू हो जिसमें कि वो मजबूरन वापस नहीं जा सकता है,
तो फिर तो असाइलम के लिए कर सकते हैं, मगर अगर वो वापस जा सकते हैं और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है तो फिर उस सूरत में असाइलम नहीं मिलता। वो होम डिपार्टमेंट जो उनका है वो डिटर्मिन करेगा। देखिए, असाइलम तो शायद वो न मांगे, इसलिए कि उनका उसमें केस वीक हो जाता है। अच्छा नाज़रीन, अगर बरतानवी हुकूमत उनकी सियासी पनाह की दरख्वास्त मुस्तरद करके डिपोर्ट करने का फैसला कर लेती है तो भी उन्हें फौरी तौर पर डिपोर्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि अपील का वक्त दिया जाएगा और इसमें भी बहुत ज़्यादा वक्त लग सकता है और मुमकिन है कि तब तक हुकूमत ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि ऐसा माजी में हो चुका है। ये एक पुराना केस भी है, चिले के जो थे फॉर्मर डिक्टेटर, उनके खिलाफ ये केस बना था। तो उस सूरत में उन्होंने अप्लाई किया था होम सेक्रेटरी के पास, गालिबन उनके जो सेक्रेटरी होम है उसके पास एपीलेट अथॉरिटी होती है डिपोर्टेशन के केस में। जहां ऑर्डर नीचे डिपोर्टेशन का हो जाए तो उसके खिलाफ अपील वो होम सेक्रेटरी के पास कर सकता है। उस केस में होम सेक्रेटरी के पास की गई थी और उसने उनका वहां पर स्टे एक्सटेंड कर दिया था, तो टाइम दिया गया था। हालांकि पहला ऑर्डर यही था कि इसको डिपोर्ट किया जाए, लेकिन उसका अपील के लिए टाइम दिया गया था। उसने अपील की थी और उसका फिर जो डिपोर्टेशन रोकी गई थी एपीलेट अथॉरिटी ने, जो होम सेक्रेटरी था। तो मैं समझता हूँ कि उसमें टाइम देंगे कि वो अपनी अपीलें जो है कानून के तहत एग्जॉस्ट कर लें। अच्छा नाज़रीन, फिर सवाल उठता है कि क्या हुकूमत पाकिस्तान हुकूमत बरतानिया की मदद से नवाज शरीफ साहब को वापस ला सकती है? तो इस पर शेख रशीद साहब कह चुके हैं कि नवाज शरीफ को तो सिर्फ अल्लाह ही वापस ला सकता है, लेकिन शहजाद अकबर साहब वो बड़े पुरुम्मीद हैं, कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसे बहुत से मुआहदे मौजूद हैं जिसके ज़रिए नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जा सकता है। आपकी खबर ब्रेक करने के लिए कह दूं कि वो जनवरी में आ रहा है या फरवरी में आ रहा है। हमारी कोई ट्रीटी नहीं है ब्रिटेन के साथ और ना हम इसहाक डार को ला सके। अल्लाह ही लाएगा तो लेके आएगा। नवाज शरीफ साहब वाला जो मामला है ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है बाकियों से, क्योंकि ये सज़ा याफ्ता है। ये वहाँ विजिट वीज़े पे गए हुए हैं, उसकी मियाद भी ख़त्म हो चुकी है। हमने उस सिलसिले में बरतानी हुकूमत से डिपोर्टेशन का मुतालबा किया है। हमने मिसालें भी पेश की हैं और बरतानिया का जो हमें जवाब आया, लीगल पॉइंट्स भी हैं, फैक्चुअल चीज़ें भी हैं, हम इसको कंसिडर करेंगे इनके केस को रिव्यू करते हुए। अल्लाह ही लाएगा तो लेके आएगा। अब कानूनी राय इस पर यह है कि दोनों मुल्कों के दरमियान एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी के बगैर ऐसा होना मुमकिन नहीं है। बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान मुल्ज़िमान की हवालगी का कोई मुआहदा नहीं है और बरतानिया कई बार वाज़े कर चुका है कि ऐसा कोई मुआहदा नहीं किया जाएगा जिसमें सियासी नौयत के मामलात पर कार्रवाई हो। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की बरतानिया के साथ कोई बायलैटरल ट्रीटी एक्स्ट्रेडिशन पे नहीं है और वो भी बरतानिया की मर्जी है, वो इस तरह की रिक्वेस्ट को मानते हैं कि नहीं। लेकिन अभी तक तो जितनी भी रिक्वेस्ट उनको इस किस्म की गई हैं, उन्होंने ख़ास तौर पे जो सियासी जो लोग हैं, सियासतदानों के बारे में, तो उन्होंने कभी भी किसी को एक्स्ट्राडाइट नहीं किया माजी में। अच्छा नाज़रीन, पासपोर्ट मनसूखी के बाद स्टेटलेस नवाज शरीफ को किसी दूसरे मुल्क जाने के लिए क्या मुश्किलात दरपेश होंगी और क्या वो मदद के लिए किसी आलमी फोरम को रुजू कर सकते हैं? इसका जवाब भी सुनिए। ये शाह ईरान के साथ हुआ था, तो उसमें उन्होंने ट्रैवल डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं था, कि उन्होंने पासपोर्ट उनका कैंसिल कर दिया था। तो इजिप्ट से ट्रैवल करना चाहते थे, उसके लिए यूएसए के लिए या मेक्सिको के लिए, मुझे याद नहीं, लेकिन ये सिचुएशन पैदा हुई थी 1979 में। तो उस सूरत में उन्होंने जो है रिफ्यूजीज का जो इंस्टीट्यूशन है यूएन की, उनके पास अप्लाई किया था कि उनको डॉक्यूमेंट दें कि ये स्टेटलेस हो गए, लिहाजा इनको हम रिफ्यूजी स्टेटस देते हैं ताकि एज रिफ्यूजी ये ट्रेवल कर सके। वो भी एक ऑप्शन होता है। यूनाइटेड नेशन उनके पास ये एक अथॉरिटी होती है कि किसी को भी रिफ्यूजी डिक्लेयर करके ट्रेवल करने की इजाज़त दे दे। अब नाज़रीन, माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ बिना किसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट अपने किसी भी ख़ास दोस्त मुल्क जा सकते हैं। अरब सरबराहान मुमलिकत से उनके खुसूसी ताल्लुकात हैं और वहाँ उन्हें बिना पासपोर्ट क़याम में कोई मुश्किल भी दरपेश नहीं होगी। हुकूमत
अगर नवाज शरीफ का पासपोर्ट रेन्यू नहीं करती तब भी तो उनकी वतन वापसी में कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि कोई भी शख्स पासपोर्ट मनसूखी के बाद भी अपने वतन वापस आ सकता है। पाकिस्तान तो वो ट्रेवल कर सकते हैं एज फॉर्मर एज पाकिस्तानी सिटीजन, क्योंकि पाकिस्तानी सिटीजन तो रहते हैं। वो चाहे उनके पास पासपोर्ट ना भी हो तो अपने जो मदर कंट्री है, अपनी नेशनल कंट्री है, उसके पास तो हमेशा हर शख्स को राइट है जाने का। जिनके पासपोर्ट दूसरे मुल्कों में सीज भी हो जाते हैं उनको भी कहा जाता है कि वो उनको अपने मुल्क में वापस भेजे। तो कोई शख्स, कोई हुकूमत, कोई मुल्क किसी को अपने मुल्क वापस जाने से नहीं रोक सकता, रिगार्डलेस ऑफ वेदर कि उनके पास वैलिड पासपोर्ट है कि नहीं। नाज़रीन, साथ साथ कुछ चमगोइयाँ थी कि मरियम नवाज साहिबा वो बैरून मुल्क जाना चाहती हैं, लेकिन आज उन्होंने कहा कि उनकी सेहत के इश्यूज़ हैं, एक सर्जरी होनी है जो पाकिस्तान में नहीं हो सकती। लेकिन अब दहलीज पर आकर भी कोई कहे कि ECL से अपना नाम निकलवाने की दरख्वास्त कर दें तो वो नहीं करेंगी, वो बाहर नहीं जाएंगी, हुकूमत को जाना पड़ेगा। सुनिए। मेरी अपनी भी एक हेल्थ की छोटी सी प्रॉब्लम है, मेरी एक सर्जरी होनी है जो कि पाकिस्तान में हो नहीं सकती, लेकिन मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं इस हकूमत को बिल्कुल ये रिक्वेस्ट नहीं करूँगी इंशाल्लाह कि मेरा नाम ECL से निकाले। मुझे इस मुल्क से कहीं नहीं जाना, मेरा जीना मरना इस मुल्क के साथ है इंशाल्लाह ताला, इस मुल्क में है। ये प्लेजर मैं इनको कभी नहीं दूंगी। और अब मैं ये भी सुन रही हूँ कि आपस में जो मशावरत हो रही है, टीवी पे भी एक वज़ीर ने आके कह दिया कि मरियम को बाहर भेजो, मामला ठीक हो जाएंगे, और ये बातचीत हो रही है, मुझे इसका अच्छी तरह से इल्म है। लेकिन मरियम इंशाल्लाह ताला बाहर नहीं जाएगी, आपको जाना पड़ेगा। तो क्या क्या ऑप्शंस हैं हुकूमत के पास और क्या क्या ऑप्शंस हैं नवाज शरीफ साहब के पास, इस पर तफसीली डिस्कस किया मैंने। अब शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। सर, मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। शेख साहब, नवाज शरीफ साहब के पासपोर्ट एक्सपायर होने में सिर्फ चंद घंटे बाकी हैं, तो सर क्या कल हुकूमत पासपोर्ट मनसूख करने जा रही है? जो है वो इमरजेंसी डॉक्यूमेंट उनको मिल सकता है जिस दिन वो कहें, ETD उसको बोलते हैं। और जहाँ तक ये चल रहा है कि मरियम नवाज साहबा बाहर जाना चाहती हैं, हमें अभी तक इंटीरियर मिनिस्ट्री को उनकी तरफ से कोई दरखास्त मसूल नहीं हुई। उनका पासपोर्ट जो है उसकी मुद्दत कल ख़त्म हो रही है नवाज शरीफ साहब की, लेकिन उनको पाकिस्तान आने के लिए वजारत दाखिला ETD जारी कर सकती है अगर वो एम्बेसी में दरखास्त दें कि वो पाकिस्तान आना चाहते हैं। ठीक, यानी 16 तारीख का पूरा दिन गुजार लेने के बाद 17 तारीख लगेगी तब होगा ये। ठीक है शेख साहब। अच्छा, अब ये बताइए कि अगर हुकूमत पासपोर्ट रेन्यू नहीं करती तो नवाज शरीफ को क्या फ़र्क पड़ेगा सर? वो तो फिर भी बरतानिया में मजीद रह सकेंगे, उन्हें वापस कैसे लाएंगे? मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। आपने जो बात मुझसे पूछी है, कल रात 12 बजे तक उनका पासपोर्ट जो है वो है उनके पास, और अगर उन्होंने पाकिस्तान आना हो तो उनको ETD जारी किया जा सकता है, इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट। ठीक है। अच्छा शेख साहब, सर ज़रा ये भी बता दीजिए, कल का आपका एक बयान सर, उस पर अपोजिशन ने बड़ा शोर मचाया हुआ है, आंसू गैस की टेस्टिंग, सर ये आपका पैगाम था किसके लिए? तो मैंने मजाकन बात की थी और वो बिल्कुल उनको पूरी फ्री हैंड देंगे। उनको सारी, जिस तरह हमने इलेक्शन कमीशन के आगे उनका पूरा ख्याल रखा, पूरा उनको अगर वो कानून को हाथ में नहीं लेंगे तो कानून उनको हाथ में नहीं लेगा, पूरी उनको बगैर रुकावट के उनको इजाजत होगी। अगर कानून को हाथ में लेंगे तो फिर कानून हरकत में आएगा। अच्छा शेख साहब, आपके बयान के बाद सर मौलाना फजल रहमान ने ऐलान किया है कि अगर उन्हें रोका गया तो इस्लामाबाद की जगह रावलपिंडी जाएंगे। मुझे नहीं पता, रावलपिंडी में जिनका कानून है वो बेहतर जवाब देंगे। इस्लामाबाद में मैं मिनिस्ट्री के तौर पर ये कह सकता हूँ कि पूरी उनको सहूलत हासिल होगी इस्लामाबाद आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया शेख रशीद, आप साथ मौजूद थे। शेख रशीद साहब भी थे जिन्होंने ये बताया था कि पासपोर्ट मनसूख करने जा रहे हैं, और आज फिर वो साथ मौजूद, और उन्होंने ये कहा कि अभी भी 24 घंटे का वक्त है नवाज शरीफ साहब के पास। कल रात 12 बजे यानी 16 तारीख का पूरा दिन गुजरेगा, उसके बाद उनका पासपोर्ट मनसूख हो जाएगा। लेकिन आज यकीनन नाज़रीन भी इस बात पर गौर कर रहे होंगे कि इससे पहले भी शेख रशीद साहब यही बात कह चुके हैं कि अल्लाह ही नवाज शरीफ साहब को वापस ला सकता है, और यही बात इमरान खान से जब पूछी गई थी तो उनकी जानिब से भी यही कहा गया था, कुछ इसी तरह से कहा गया था कि कोशिश कर रहे हैं कि खान साहब को, नवाज शरीफ साहब को लाया जाए। और आज
जब शेख साहब बात करें तो उनके टोन भी मुझे थोड़ा डिफरेंट लग रहा है कि जो कानूनी निकात हैं या जो ऑप्शंस नवाज शरीफ साहब के पास मौजूद हैं या बरतानवी हुकूमत की तरफ से जो ऑप्शंस उनके पास मौजूद हैं, तो उससे मियाँ साहब के लिए तो कुछ ख़ास ख़तरा या फिर उनको परेशानी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन एक और बड़ी परेशानी है नाजरीन मौजूदा हुकूमत के लिए, इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। 3 मार्च को होने जा रहे हैं सेनेट इंतखाबात 2021 की 48 नशिस्तों के लिए 100 से ज़ायद उम्मीदवार हैं जो कि मैदान में आ चुके हैं। इस्लामाबाद से सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, अब्दुल हफीज़ शेख हैं, तारिक फजल चौधरी हैं, इन समय 6 उम्मीदवार हैं। इस्लामाबाद से यूसुफ रज़ा गिलानी PDM के मुत्तफ़िक़ा उम्मीदवार हैं और उन्हीं के हवाले से खबरें ये गर्म है कि पीपल्स पार्टी नून लीग को कायल कर रही है कि वो चेयरमैन सेनेट के लिए भी यूसुफ रज़ा गिलानी के नाम पर इत्तेफाक करें। दूसरी तरफ हुकूमत में होते हुए भी PTI में सेनेट टिकट्स के मामले पर शदीद इख्तिलाफ़ात हैं नाज़रीन जो सामने आ रहे हैं। पहले बलूचिस्तान से अब्दुल कादिर को टिकट देकर वापस लेना पड़ा और अब कराची से तहरीक इंसाफ के MNA आमिर लियाकत साहब वो कह रहे हैं कि मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख को वोट देने से इनकार कर रहे हैं। वो सिर्फ इतना ही नहीं, सिंध से फैसल वाडा और सैफ अबड़ू को सेनेट का टिकट देने पर PTI सिंध के अहदेदारान ने पार्टी के फैसलों से इख्तलाफ किया है। तहरीक इंसाफ की क़यादत सूरत हाल से निमटने के लिए यकीनन सर जोड़ कर बैठ गई है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पार्टी टिकट मेरिट पर देंगे। एक तरफ टिकट्स का मामला है, दूसरी तरफ सेनेट में पैसे चलने का मामला है। नून लीग ने इलेक्शन कमीशन में सेनेट इंतखाबात में वीडियो स्कैंडल की तहकीकात के लिए दरख्वास्त जमा करवाई है और दरख्वास्त में ये सदा की गई है नाज़रीन के जो लोग वीडियो स्कैंडल में मुलव्विस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब इसी पर बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं कंवर दिलशाद साहब। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन मेरे साथ मौजूद हैं। कंवर साहब, सर खुशामदीद कहूँगी आपको। ज़रा ये बताइएगा मुझे, वीडियो स्कैंडल सर इसके हवाले से हुकूमत ने वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी बनाई है, लेकिन ऑपोजिशन ने इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की है कि वो इस मामले को तो सर कानूनी तौर पर ये मामला देखा जा सकता है, किस तरह से देखेगी इलेक्शन कमीशन, कैसे देखेगा सर? पाकिस्तान ने जो पार्लिमानी कमेटी बनाई है उसका कोई जवाब नहीं है। पार्लिमानी कमेटी ने तो इनको अपने बचाना है, सेफ करना है, चेहरे देखने हैं, उस पर कोई फैसला पार्लिमानी कमेटी देने की मजाज ही नहीं है। ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रेफरेंस भिजवाएं और तमाम एविडेंस दे। हुकूमत खुद फरीक बने। अब अपना खुद फरीक बनने के बजाय उन्होंने फवाद चौधरी साहब की सरबराही में कमेटी कर दी जिसने सबको बरी कर दिया, सबको बेल आउट कर दिया। अब अगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास ये केस जाए तो वो उन्होंने किसी को अपना जो है नोटिस सबको जारी कर देने, ख्वाह डिफेंस मिनिस्टर हो, ख्वाह स्पीकर कौमी असम्बली हो, और सबको उसने नोटिस जारी कर देने कि आपके बारे में शिकायत आ रही है, आप अपनी गवाही दें, सबूत पेश करें। लेकिन इलेक्शन कमीशन को नजरअंदाज करके हुकूमत ने पार्लिमानी कमेटी बना दी। अब पार्लिमानी कमेटी भी अगर कोई सिफारिशात करती है किसी सूबाई असम्बली के मेंबर को, या जिस तरह का वजीर कानून तो सुल्तान मोहम्मद को तो सीधा नैब में कहे जाना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तो उसको के पास जब केस आएगा तो उनको पास आर्टिकल 220 के तहत कौमी एहतसाब ब्यूरो, FIA, IB, ISI जितने भी इदारे हैं गवर्नमेंट के, उन सब की वो खिदमात और मामनत हासिल करने का मजाज है। अब सुल्तान महमूद से इस्तीफा ले लिया वजीर कानून से, इस्तीफे से बात नहीं बनेगी। उसने कौमी मुजरम किया है, उसने सेनेट के इलेक्शन के तकद्दुस को मजरू किया है, उसको तो आप नैब में केस बना के भेजिए उसके खिलाफ। तो ये मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास जो रेफरेंस गया है ये दुरुस्त गया है। अगर किसी ने भेजा है तो अगर हुकूमत भेजे तो सबसे बेहतर है, क्योंकि हुकूमत ने खुद ही उनके 2 वज़रा ने एतराफ़ किया है और पाकिस्तान के मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बहुत ही खदशात के इज़हार के साथ दुख और इज़राब का इज़हार किया है कि जी सेनेट के इलेक्शन चलता है। कंवर दिलशाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेहमानों में जब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं फयाजुल हसन चौहान साहब, PTI पंजाब के रहनुमा, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सर सेनेट इंतखाबात का मामला इस वक्त गर्म है, वीडियो स्कैंडल भी गर्म है, लेकिन एक और जो बड़ा मसला नज़र आ रहा है ना वो हुक्मरान जमात के लिए। सर एक तरफ बलूचिस्तान से कंप्लेंट्स आ रही हैं, यहाँ सिंध में भी आ रही हैं, फैसल वावडा के नाम पर एतराज़ हो रहा है, वहाँ से अब्दुल कादिर बलोच के नाम पे एतराज़ हुआ, पार्टी टिकट दे के वापस लेना पड़ा सर सेनेट का। क्या पंजाब से भी इस तरह की कंप्लेंट्स आ रही हैं सर, मिल रही हैं आप लोग को शिकायत? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये कोई शिकायत इतना बड़ा इशू नहीं है। पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर कारकुनान का, कायदीन का एक दूसरे के साथ जो है इस किस्म का छोटा मोटा जो है इख्तलाफ चलता है।
लेकिन पंजाब के अंदर तो अल्लाह पाक का कहना है 100% तमाम के तमाम हमारे MPs भी और लीडरशिप भी 100% कमिटेड है। जितने टिकट इश्यूज हुए हैं इस्लामाबाद के हवाले से भी इसी तरह ही है। अब बलोचिस्तान के हवाले आपने देख लिया कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद इंटरवीन करते हुए जो वहाँ के वर्कर्स थे उनको अकोमोडेट किया। सिंध सूरत हाल भी यही है कि उतना ज्यादा इशू नहीं है। फैसल वाडा साहब के हवाले से एक ये है कि यार एक मोकल है, एक आउटस्पोकन है और अच्छा बोलते हैं, अच्छा डिफेंड करते हैं पार्टी को। और सेनेट के अंदर जो है वो पार्टी की आदत ने सोचा कि कोई ऐसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए और हर पार्टी ये जना प्रेफर करती है कि सेनेट के अंदर भी, असेंबली के अंदर भी कि कुछ ऐसे हों कि जो सही डट के जो है वो अपने पार्टी को जो है वो डिफेंड कर सकें, दफा कर सकें, एग्रेसिवली कम अज कम जना वो बिहेव कर सकें। तो मैं समझता हूँ इस हवाले से फयाज साहब पार्टी के अंदर इख्तिलाफात हो रहे हैं। आमिर लियाकत साहब की बात सुनी होगी आपने, वो कह रहे हैं हफीज शेख साहब को वोट नहीं दूंगा क्योंकि वो पार्टी के मेंबर नहीं है। तो सर फिर इस तरह के मामला को कैसे टैकल करेंगे आप लोग, क्या करेंगे? देखे मैं ना अब मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ जना, आमिर लियाकत साहब जो है ना मेरी उनसे मुलाकात तो नहीं है पर अच्छे आदमी है, शरीफ आदमी है, नाइस आदमी है। लेकिन उन्होंने हर ऐसे मौके के ऊपर जब कोई क्रिटिकल सिचुएशन आती है ना कोई अपनी डेट की कोशिश बनानी होती है, ये उनकी आदत है, ठीक है ना। और माजरत के साथ जो है ना मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेरी पार्टी के कोलीग भी हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये कोई तरीक़ेकार नहीं है। एक डिसिप्लिन्ड आदमी का एटीट्यूड, ठीक है ना, एक डिसिप्लिन्ड वर्कर का और डिसिप्लिन्ड लीडर का ये नहीं होता। आप जिस किश्ती में सवार हो उसका भला सोचेंगे, लीडरशिप से ज्यादा सियाने हैं। मैं ये कहूँ फयाजुल हसन चौहान जो है ना खान साहब से और पार्टी की लीडरशिप से ज्यादा सियाना है। उसको वो समझता है कि हाँ जी क्या फैसले होने चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और भाई जब लीडरशिप ने फैसला कर लिया, क़यादत ने फैसला कर लिया, पार्लिमानी बोर्ड ने फैसला कर लिया, तो भाई उसको एक्सेप्ट करो। सर बलूचिस्तान में तो ब्लैकमेल हो गए ना आप लोग, क्या सिंध में भी होंगे? कह रहे हैं लोग जो आपके सिंध के रहनुमा हैं, जो सिंध के ओहदेदारान हैं, वो कह रहे हैं कि हम बल्दियाती इंतखाबात में जात नहीं देंगे। सर नहीं, तो ब्लैकमेल नहीं कहेंगे, आप इसको अप्रिशिएट करें कि इमरान खान साहब ने जब ये देखा बलोचिस्तान सपोज अब्दुल कादिर बलोच साहब की जगह एक PTI के पुराने वर्कर को और ओहदेदार को उन्होंने अकोमोडेट किया, आप अप्रिशिएट करें। लेकिन जो ना ये अगर कोई कहे कि जो वोटर है MPs MNAs कि जनाब हम वोट नहीं देंगे, भाई किस तरह नहीं दोगे जनाब? आप पार्टी डिसिप्लिन के जनाब पाबंद हो, आप क्यों नहीं देंगे जनाब? अगर आप इस तरह की बात करेंगे आप अपनी पर्सनैलिटी डैमेज करेंगे, अपनी क्रेडिबिलिटी डैमेज करेंगे, आप पॉलिटिक्स के अंदर अपना मकाम जो है उसको खराब करेंगे, उससे पार्टी का कुछ नहीं जाता। तो मतलब पंजाब के अंदर 45-46 वोटों से एक सेंटर बनना है, 2-3 बंदे अगर किसी पार्टी के भी सपोज वो अगर अपने आप को ओपनली ब्लंटली आगे कहते हैं हम नहीं देते, तो पार्टी का इतना नुकसान नहीं करेंगे, अपनी सियासत का नुकसान करेंगे, अपने फ्यूचर का पॉलिटिकल फ्यूचर का नुकसान करेंगे। सही। तो फिर सर यहाँ सिंध में क्या करेंगे? मनाने के लिए भेज रहे हैं किसी को? गवर्नर को खत लिख दिया गया है सर, बता दिया गया है कि हम बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे अगर ये सैफ अब्रो फैसल वाडा इनको टिकट दिए गए तो। सर अभी तो पूरे के पूरे 15-16 दिन बाकी हैं, अब पैगाम रहे, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक। अच्छा फयाज साहब आप साथ ही मौजूद हैं सर, मैं क्योंकि आप बात करते हैं इन मामलात पर, आपकी ख्वाहिश भी होती है कि आप इन्हीं मामलात पे खास तौर पे बात करें, तो मरियम साहिबा का मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाह रही हूँ, उनकी बात सुनवाना चाह रही हूँ, उस पर आपका कमेंट लूंगी, सुनवाइए जी। महंगाई होती है तो लोग सिलेक्टर्स को कहते हैं 22 करोड़ आवाम में से तानू ही लभ्या सी जिहड़े सारे सद दे उत्ते ला के ला दिता जाए, क्योंकि लोग सिलेक्टर्स नूं पुछदे ने कि साडे सिर ते तानू बिठान वास्ते इहो ही सौगात मिली सी। मैं भी सिलेक्टर्स नूं कहना चाहनी आ कि चलो ताडे कोलों बहुत वड्डी गलती हो गई, चलो जाओ माफ कीता, हुण ये गलती फेर कदी ना करिया जे, क्योंकि सिलेक्टर्स नूं जदों लोग बुरा भला कहंदे ने ते यकीन करो वजीराबाद वालिओ मैनू बुरा लगदा है, क्योंकि इदारा ते आखिर साडा ही है ना। मुल्क रुल गया, मुल्क ख्वार हो गया, लेकिन सिलेक्टर्स, मेरे प्यारे सिलेक्टर्स, अब ये काम ना करना पाकिस्तान के साथ। अपना काम करो, अपना काम करो, जेड़ा आईन ने ताड़े जिम्मे लाया है वो काम करो। फयाज साहब मरियम साहिबा को बुरा लगता है जब कहा जाता है किसी को कुछ? सर बेगम सफदर अमान साहिबा बेचारी फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि ना उनका दाल लग रहा है और ना उनका जनाब दिल लग रहा है, पाकिस्तान में भी और सियासत में भी।
तो जनाब अगर उनकी टर्मिनोलॉजी और आइडियोलॉजी जो आपने क्लिप पे सुनाई है, तो फिर जनाब उनको तो ये भी कहना चाहिए उन सिलेक्टर्स को कि हाँ जनरल जिलानी साहब, आपको भी शर्म हया करनी चाहिए। आप कैसा बंदा मुसल्लत कर गए थे पाकिस्तान के ऊपर, जो ओबामा के सामने बैठ के चिट पकड़ के कहते हैं ओबामा को मिसेज ओबामा और मिसेज ओबामा को ओबामा कहना शुरू होते थे। फिर वो जनरल ज़ियाउल हक साहब को भी सुनाती कि जनरल ज़ियाउल हक साहब ਤੁਹਾਡਾ भी अल्लाह भला करे, बंदा साढ़े मथे ला गए हो ਜਿਹੜਾ चाइनीज प्रेसिडेंट के हाई लेवल के डेलीगेशन के सामने बैठ के उन्होंने कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान से चाइना की दोस्ती आसमान तो गहरी ते जमीन तो ऊंची ते जनाब शायद तो मिठी सारी जनाब दोस्ती है। तो भाई ऐसे आइटम को जनाब वो सिलेक्टर्स जनाब हमारे सरों पे मुसल्लत कर गए, तो फिर अपने अब्बा जी के हवाले से भी कह देते, उनके सिलेक्टर्स के हवाले से भी कह देते। ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है, ये उनका डिप्रेशन है, ना दिल लग रहा है ना दा लग रहा है। और फिर मैं तो कल उनकी तकरीर सुन के मुझे हंसी आ रही थी। किरण मैं आपको बताऊं, जब हम पढ़ते थे ना 7वीं 8वीं 9वीं क्लास में, हम उस वक्त तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लेते थे। कॉलेज के भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के दौर में हाल सजा होता था, हम जनाब तकरीर के लिए याद करके रटी रटाई, हमने कम से कम ये फर्क था कि हम कम से कम जुबानी तकरीर करते थे और पहली दूसरी तीसरी पोजीशन ले लिया करते थे। ये जो है ना बिलावल जरदारी और ये बेगम सफदर रहमान, मैं तो हैरान हूँ, लीडर बनने का इनको शौक है, लेकिन लिखी लिखाई जनाब वो चिट पे लेते हैं और फिर तकरीरी मुकाबले में जनाब जिस तकरीर करनी होती है वैसे तकरीर करके जनाब ये जा हो जा, शर्म से डूब मार जाना चाहिए इनको। कल भी तकरीर इनकी यही थी, पड़ी हुई थी जनाब, रटे रटाए वो वारिस शाह के जनाब कलाम, लिखे लिखाए जनाब आपके शेर, लिखे लिखाए डायलॉग, पीछे से परवेज रशीद इनका तालीक है, उसने जनाब सारा कुछ बताया समझाया होता है और ये रटाया जनाब उधर पढ़ के चली जाती है। भाई ये फिर अपने उन सिलेक्टर्स को भी कहती है ना, जनरल जिलानी को भी, जनरल ज़ियाउल हक को भी, और फिर ये जो ताज़ा 2013 के अंदर इनको इक़्तिदार दिया था वो किन सिलेक्टर्स ने दिया था, ये भी इनसे पूछ लेती, उनको भी लहक लहक के क्या क्या के कहती कि सत्यानाश जाए तो जरा सानू मुसल्लत कर गए सो सही जनरल मोदी। हाँ। सही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगी तो ज़रा कराची की बात करूँगी कि क्या था कराची और अब बर्बाद किसने किया इस शहर को। वेलकम बैक वंस अगेन नाज़रीन। मुल्क व कौम की तकदीर नौजवान नस्ल की तालीम पर मुनहसर होती है, लेकिन अगर ये तालीम याफ्ता नौजवान मायूसी का शिकार होकर मनफी सरगर्मियों में मुलव्वस हो जाएं तो फिर कौम ज़वाल पजीर हो जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ है कराची के साथ। अहमद रहमान खान की खुसूसी रिपोर्ट 7 से 8 के लिए दिखाती हूँ आपको। कराची के पढ़े लिखे नौजवान टारगेट किलर कैसे बने? क्या चीज थी जिसने उन्हें किताबें छोड़कर असला उठाने पर मजबूर किया? आखिर क्या हुआ कि उन्होंने डिग्रियां होने के बावजूद लोगों पर थर्ड डिग्री किया? ऐसी क्या बात थी कि उन्होंने पढ़ाई के लिए टॉर्च जलाने के बजाय अपने टॉर्चर सेल चलाना शुरू कर दिए? तो चले इस शहर के लोगों और इस शहर के साथ क्या हुआ आपको दिखाते हैं। कराची जिसमें 80% आबादी पढ़ी लिखी हुआ करती थी, हर तरफ सुकून था, इल्म व अदब की महफिलें होती थीं, गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद यहाँ बाजारों में खरीदारी करती नजर आती थी। 100 से जायद सिनेमाज में फिल्म देखने वालों की लाइनें लगी रहती थी। ऐसा था कराची। तारीखदान आरिफ हसन, महमूद शाम और शकील आदिलजादा साहब को भी पुराना कराची गली गली याद है। बहुत खूबसूरत शहर था, बड़ा पुरसुकून। अच्छा अजब बात है, बहुत दिलचस्प बात कि यहाँ मौसम जो था वो भी बड़ा नरम था, यानी यहाँ इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी। कराची एलिट का शहर था, बेशतर गरीबों का शहर तो नहीं था वो, हालांकि गरीब बहुत रहते थे। सिनेमा बहुत थे कराची में, कोई 136 सिनेमा थे 1978-79 तक। लेकिन जहन में एक सवाल आता है कि कराची के साथ क्या हुआ? इस शहर के लिए असला कभी भी नया नहीं रहा। साल 1968 के बाद से तालीमी इदारों में भी गन कल्चर अपने पंजे गाड़ चुका था।
11 जून 1978 को ऑल पाकिस्तान महाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनी। अब वक्त बदला और ताकत APMSO को मिल गई। 40 साल से सहाफत से वाबस्ता खुर्शीद तनवीर साहब भी उस वक्त जामिया कराची के तालिब इल्म थे। इस्लामी जमीयत तलबा जो कराची यूनिवर्सिटी में थी, उसने पहले भी बहुत सारी बदमाशियां की हैं। जब MQM आई, APMSO जब आई, तो वो सारे मामलात उससे बहुत आगे बढ़ गए। ये वो वक्त था जब जामिया कराची में असला बोरियों में भर कर आया करता था। इन वाकयात के ऐनी शाहिद सीनियर सहाफी आमिर जिया भी हैं। जामियात के अंदर जो है तरक्की पसंद वॉइसेस को या डेमोक्रेटिक वॉइसेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए जमीयत जो है बड़ा मजबूत होकर सामने आई थी। और मुझे वो तो मेरी आंखों देखी बात है कि माशाल्लाह बोरियों में भर के असलाह आता था। जामिया कराची की मस्जिद को इस्तेमाल किया जाता था असलाह जमा करने के लिए। गोलियां चलती थी, पूरी पूरी रात चलती थी। जैसे जैसे शहर की सियासत बदली और नई यहाँ पर पावर्स आने लगी तो तहरीक MQM का राइज था। जिस पार्टी का जितना कद काट था उसके हिसाब से उन्होंने इस्तेमाल किया। APMSO का पौधा जल्द दरख्त बना और 18 मार्च 1984 महाजिर कौमी मूवमेंट बनी। शहर में सेक्टर्स और यूनिट ऑफिसेस खोले गए। ये वो वक्त था जब शहर बदल रहा था। अब कानून सबके लिए बराबर नहीं था। दुनिया में कहीं सुना है क्या किसी सियासी जमात को सेक्टर इंचार्ज होता है, यूनिट होता है, यूनियन होता है, यूनियन काउंसिल होता है? यही तरीक़ेकार है ना, सेक्टर इंचार्ज तो नहीं होता है। बेईमानी तो खैर पहले ही थी राइज, मगर इन्होंने उसको आम कर दिया। रिवॉल्वर रखो मेज पे और इम्तिहान दे लो। इन्विजिलेटर कहेगा तो कहो, उससे मार दूंगा तुझे जान से। साबका यूनिट इंचार्ज ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर हमें बताया कि सेक्टर्स और यूनिट ऑफिसेज में नौजवानों के लिए हफ्तावार क्लासेस हुआ करती थी, जिनमें लड़कों के जज्बात को उभारा जाता था। सेशन ऑर्गेनाइज होता था सेक्टर पे, यूनिट ऑफिसेस पे, जहाँ पे हमें सारा वीडियो मटेरियल और रिटन में मटेरियल दिखाया जाता था। वीडियो के अंदर एक इंप्रेशन ऐसा होता था कि जैसे बहुत ज्यादती की जा रही है। फिर शहर में तरतीब से होने वाले वाकयात, बुशरा जैदी ट्रैफिक हादसा, औरंगी टाउन, सोराब गोट और हैदराबाद की फसादात के बाद नौजवान नस्ल को मजीद मनफी सोच की जानिब रागिब किया गया। ये जो एथनिसिटी के झगड़े थे और जिस तरह से उनको कंडक्ट किया गया, कत्ल व गारत के जरिए, धमकाने से, जान से मारने से, बम फाड़ने से, स्ट्राइक्स कॉल करने से, उसने कराची को तबाह किया। उसने कराची के नौजवानों को जाहिल बनाया, उनके दिलों में नफरत बिठाई, और वो भी झूठी नफरत। MQM को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा मौका दिया था। वो मेरा ख्याल है बिला शिरकत गैरे यहाँ के बेताज बादशाह थे। ताकत ये समझी गई कि ये बैरल ऑफ गन से निकलती है, कि ये पढ़ाई से नहीं मिलती, अकल से नहीं मिलती। माजी में इसी तंजीम से वाबस्ता अफराद कहते हैं साल 2000 के बाद से रहनुमा अवाम और कारकुनान की बेहतरी का सोचने के बजाय पैसे जमा करने में लग गए थे। सेक्टर यूनिट में सिर्फ पैसों का खेल हो रहा था। यूनिट सेक्टर से हिसाब किताब से चल रहा था, सेक्टर ऊपर से KTC से हिसाब किताब में चल रहा था। KTC जो है वो आपके मरकज़ के साथ हिसाब किताब में चल रही थी। सिर्फ ये है कि बंदरबाग थी, कौन सा प्लॉट किसको देना है, कहाँ से नोट कहाँ करना है, बस ये सारी चीज़ें थी, कुछ भी नहीं था। कोई आवाम का कोई काम नहीं हो रहा था। अमीनुल हक गुज़िश्ता 35 सालों से MQM से वाबस्ता हैं। वो MQM के बारे में कही गई बातों को यकसर मुस्तरद करते हैं। MQM के कितने फीसद लीडरान ने पैसा बनाया होगा सर? अब मैं समझता हूँ कि हार्डली लेस देन ऑफ 1% ऐसे लोग हैं जो यकीनन मेरा हाल है कि कोताहियाँ की हैं। तो MQM के अंदर एक अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम मौजूद है। साबका MQM वर्कर मोहम्मद सलमान ने भी इस तंजीम को 25 साल दिए, लेकिन बदले में पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिला। वालिद का इंतकाल हुआ, वालिदा का इंतकाल हुआ, 2 जवान भाई मारे गए। तो ये दिया हमें MQM ने। पढ़ना था हमें, पढ़ाई हमें चालू रखनी थी अपनी, मगर इन लोगों ने करनी नहीं थी चालू। नहीं छोड़ो, क्या करोगे पढ़ के, असला दे दिया हाथ में।
इसके साथ ये कर दो, उसके साथ वो कर दो, बस ये करवाया। वरना मेरा भाई हार्डवेयर इंजीनियर था, मेरा सबसे बड़ा भाई हार्डवेयर इंजीनियर था, तो हम क्या जाहिल रहते। कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुताबिक सिंध मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर महमूद सिद्दीकी, जो न सिर्फ भारत में मुकीम है बल्कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के इशारे पर कराची में दहशतगर्दी करवा रहा है, ये भी साल 1996 में APMSO का चेयरमैन था। बानी MQM का ये बयान भी रिकॉर्ड पर मौजूद है, जिसमें उन्होंने नौजवान नस्ल को असला खरीदने की तरगीब दी और अपने मसाइल के हल के लिए कलम और किताब का सहारा लेने के बजाय असले का सहारा लेने का कहा। MQM के लोगों ने कभी असला नहीं उठाया? टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज नहीं, लेकिन मेरा ख्याल अगर एज ए पॉलिसी नहीं, लेकिन अगर किसी ने इंडिविजुअल सतह पे बिल्कुल ऐसी कार्रवाई हुई है और ऐसी इतलात बिल्कुल आई हैं, और जब भी मरकज के ऐसी इतलात आई हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। दिल इतना खुल गया कि कराची छोड़े लंदन में भी कत्ल का मंसूबा बनाया, लेकिन वहाँ कदम कदम पर लगे कैमरों ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करवा दिया। डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल में भी मुलव्विस नौजवान पढ़े लिखे थे। मोहसिन अली और काशिफ खान ग्रेजुएट थे और इन्हें लंदन की जामिया में इसी गर्ज से दाखिला दिलवाया गया कि वो वहां जाकर डॉक्टर इमरान फारूक को कत्ल कर सकें। तारीखदान कहते हैं कि उर्दू बोलने वालों की नुमाइंदा जमात बनने वाली MQM ने अपनी मनफी सियासत से बहुत नुकसान पहुंचाया। उर्दू बोलने वालों की दो नस्लों को MQM ने तबाह बर्बाद किया। पंजाबियों के साथ झगड़ा किया, उसके बाद बलोचों के साथ झगड़ा किया, उन्होंने फिर पश्तूनों के साथ झगड़ा किया, उसके बाद फिर जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हमारी नस्ल को रहना है, यहीं दफन होना है, सिंधियों के साथ झगड़ा किया, है ना। ये तमाम की तमाम चीज़ें, इसका अल्टीमेटली क्या हुआ कि हमारे आने वाली जो नस्ल थी, है ना, जिसकी उम्र अब 35 साल 40 साल, वो ये उसको भुगत रही है। उनके लिए सिंध हुकूमत में कोई सरकारी मुलाजमत नहीं है ना, महाज प्रोलेटेरिएट में रहा, ना फौज में, ना ब्यूरोक्रेसी में, ना पॉलिसी मेकर में। वो दुकानदार हो गया है, नीचे दुकान है, ऊपर उसका घर है, और उसके बच्चे जो है वो अनपढ़ हो गए हैं। और अब कराची का ये हाल है कि तारीखदान भी इस शहर को नहीं पहचानते। रफ्ता रफ्ता मालूम है हमारा शहर नहीं है, हम किसी और शहर में आए थे, ये दूसरा शहर है। जो इस शहर की मसीहाई का दावा किया करते थे, वो यहाँ रहने वालों को कई दिहाई पीछे छोड़ गए, मगर खंडर बता रहे हैं कि इमारत अजीम थी। इस शहर ने सबको बहुत कुछ दिया, मगर इसे कुछ ना मिला। लेकिन अब भी वक्त है इसे बदलने का, बंदूक से कलम और अंधेरे से रोशनी तक का सफर तय करने का। कैमरा टीम के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। तो पढ़े लिखों का महज़ब बाद अब लोगों का शहर कराची, जिसे टारगेट किलर्स का शहर बनाया गया। किसने बनाया ये मैंने आपको दिखाया। कहते हैं ना कि इबरत दुनिया में ही होती है। तो अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो ऑफिसेस जो कभी कराची के लिए दहशत की अलामत समझा जाते थे, उनका हाल अब क्या हो गया। अली हफीज वो दिखा रहे हैं आपको। तो हम मौजूद हैं जहांगीर रोड पर। यहाँ पर PIB सेक्टर था MQM का, कई वर्ष तक जो है खुला रहा। इसकी इस वक्त क्या सूरत हाल है आपको कैमरामैन मोहसिन के साथ हम दिखाएंगे। ये दफ्तर एक ज़माने में जो है पूरे इलाके में जो है खौफ की अलामत ही कहा जाता था, कराची की शहरी भी कहते थे खौफ की अलामत थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप मरकजी दफ्तर है, ये MQM PIB का सेक्टर ऑफिस मरकजी दरवाज़ा है। यहाँ देख सकते हैं आप ताला लगा हुआ है। तो सबसे अहम बात कि MQM के दफ्तर पे जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल की जो है वॉल चॉकिंग हुई भी है। कोशिश करूँगा कैमरा मोहसिन दिखाएं, ऊपर के मनाजिर दिखाएं कि बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पर टेबल पे गंदगी है, धूल मट्टी है। ये वो दफातर थे जिसपे MQM जो है कंट्रोल करती थी PIB सेक्टर को। अब ये दफातर जो है शहर में बंद पड़े हैं, अंदर धूल मट्टी के डेरे हैं। सुकून आराम से जा रहे हैं यहाँ से। पहले यहाँ लोग बैठे होते थे, गुजरते हुए डर लगता था कि कहीं कुछ बोलना दे, जरा सा को मसला बुला लेते थे, आ जाओ हाजिरी आपके ऑफिस में। अभी आपके सामने शटर पे ताले लगे पड़े और कोई पुरसाना हाल नहीं है। वक्त की बात है, लेकिन आज मतलब टेंशन नहीं है, खौफ राज नहीं पहले की तरह। तो हम पहुंच चुके हैं नॉर्थ नाज़िराबाद ब्लॉक D में। यहाँ पर MQM का एक यूनिट ऑफिस आपको दिखाते हैं।
कैमरामैन मोहसिन दिखाएंगे आपको। देख सकते हैं ये एमक्यूएम का यूनिट ऑफिस है और सामने जो है कचरा है, आप देख सकते हैं आवारा कुत्तों के डेरे हैं और ये कचरा है। और ये आपको दिखाते हैं, ये अहाता है एमक्यूएम के यूनिट ऑफिस का, जहां एक ज़माने में जो है बड़ी सफाई सुथराई होती थी, लोग बैठे होते थे, एमक्यूएम के कारकुनान बैठे होते थे। और ये है वो एमक्यूएम का यूनिट ऑफिस जो मरकजी दरवाज़ा है, आपको दिखा सकते हैं, लिखा हुआ है एमक्यूएम और यहाँ पर ताले लगे हुए हैं। कराची शहर के अंदर इधर बड़ी रौनक होती थी, एमक्यूएम के जो यूनिट और सेक्टर बने होते थे वहाँ पर, जिससे लोग खौफ खाते थे, पूरे कराची में इन दफातर का खौफ था। तो यहाँ पर आप देखें आज क्या हाल हुआ है। अगर ऊपर दिखा सके वो कोशिश करें कि अंदर क्या सूरत हाल है, तो अंदर भी जो है सूरत हाल आपको दिखा सकते हैं। एकदम टूट फूट का शिकार है, अंदर जो है मलबा पड़ा हुआ है। लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि एक अरसे तक जो है शहर कराची के अंदर यहाँ यूनिट और सेक्टर के अंदर जो लोग बैठते थे, जो कारकुनान बैठते थे, वो जो है दहशत गर्दी के मुख्तलिफ इल्ज़ामात में जो है इस वक्त जेल के अंदर बंद है। ये है नॉर्थ नाज़ाबाद, ये है एमक्यूएम का यूनिट ऑफिस हम दिखा रहे हैं आपको, जो बंद पड़ा हुआ है। यहाँ से पूरे इलाके का कंट्रोल किया जाता था। हम मौजूद हैं, पहुंच गए सुरजानी में। यह एमक्यूएम का सेक्टर ऑफिस कहा जाता है। ये सेक्टर ऑफिस 1, 2, 3, 4 फ्लैट पर जो है मुश्तमिल था। ये रेंजर्स ने जो है इसको सील किया है। केडीए की जो है बिल्डिंग है, इमारत है, यहाँ पर जो है एमक्यूएम सरजानी का सेक्टर ऑफिस हुआ करता था। ये सील हो चुका है, मेन गेट है। ऊपर जो 4 फ्लैट हैं वो एमक्यूएम सरजानी सेक्टर के लिए जो है मुख्तस किए हुए थे। ये लैंड या अपार्टमेंट केडीए कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के फ्लैट्स थे, आपको दिखा सकते हैं। ये जो है मेन रास्ता था एमक्यूएम सरजानी सेक्टर ऑफिस का, और ये जो है ताला लगा हुआ है यहाँ पर। ये दफ्तर जो है अब यहाँ से रास्ता था, ये बंद हो चुका है। सिक्योरिटीदारों ने कार्रवाई की थी। एमक्यूएम के जो है तकरीबन जो है उस वक्त 27 सेक्टर से 256 जो है कम से कम जो है यूनिट एमक्यूएम के जो मुख्तलिफ इलाकों में थे वो जो है बंद हो चुके हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान दावा करती है कि वो ये दफातर खुलवाने के लिए कोशिश कर रही है। कहीं जो है कुत्ते लौट रहे हैं यूनिट एमक्यूएम के यूनिट ऑफिस और सेक्टर में, कहीं कचरा पड़ा हुआ है, कहीं गंदगी है, कहीं टूट फूट का शिकार है। एक ज़माने तक कराची के अंदर खौफ की अलामत समझे जाने वाले दफातर का भी ये हाल है। तो नाज़रीन, तारीख़ के झरोकों से पता ये चलता है कि शहर की तबाही की जिम्मेदारी अपनों पर है, और जब अपनों के दफातर कई साल से बंद पड़े हैं तो फिर सिंध हुकूमत इसने रोम बनाने का और रोम की तरक्की को आहिस्ता आहिस्ता, जैसे रोम की तरक्की हुई थी वैसे अब कराची की भी तरक्की आहिस्ता आहिस्ता होगी, जो पिछले 12 सालों से तो नहीं हुई है। लेट्स सी, इंतज़ार करते हैं कि सिंध हुकूमत कुछ करे और वो तब्दीली सरकार जो कहती थी कि वज़ीर आज़म कराची से होगा, वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो दुआ ही कर सकते हैं कि कराची के हालात को अल्लाह बेहतर करे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।